तभी वो देखता है कि कई सारे लोग उसे देख रहे हैं। दरअसल ये सभी समुद्री लुटेरे थे और ये सभी लुटेरे यहाँ अपने एक साथी को मारने आए होते हैं जिसने लुटेरों के सरदार को धोखा दिया था। वो लुटेरे एडमंड को पकड़ लेते हैं और लुटेरों का सरदार एडमंड से कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें हमारे एक गद्दार साथी के साथ लड़ना होगा जिसे हम वैसे भी मारने वाले थे। अगर ये हमारा साथी जेकब तुमसे जीत गया तो वो हमारी टीम में वापस शामिल हो जाएगा, लेकिन अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब यहाँ एडमंड के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वो इनकार करता तो लुटेरे उसे मार देते। इसलिए एडमंड जेकब से लड़ने के लिए मान जाता है। जल्द ही दोनों के बीच मुकाबला शुरू हुआ। जेकब तलवारबाजी में काफी माहिर था, लेकिन एडमंड के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, क्योंकि एडमंड ने यह सारी टेक्निक उस बूढ़े उस्ताद से सीखी थी। आखिर में एडमंड जेकब पर वार करके उसे जमीन पर गिरा देता है, लेकिन एडमंड उसे मारता नहीं और एडमंड लुटेरों के सरदार से कहता है कि हम दोनों तुम्हारे लिए काम करेंगे, इस तरह से तुम्हारी टीम और भी मजबूत हो जाएगी और मैं जेकब की जिम्मेदारी लेता हूँ कि आज के बाद यह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। एडमंड की बात लुटेरों के सरदार को ठीक लगती है और लुटेरों का सरदार एडमंड की रहमदिली से काफी इंप्रेस हो जाता है। यहाँ जेकब भी कसम खाता है कि आज के बाद मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा। इसके बाद ये सभी शिप के जरिए फ्रांस की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में लुटेरों का सरदार एडमंड के लंबे बाल और दाढ़ी को देखकर उससे कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, जिस पर एडमंड उसे अपनी पूरी कहानी सुना देता है। एडमंड की पूरी कहानी सुनने के बाद लुटेरों का सरदार एडमंड की तकलीफ समझ पाता है और एडमंड को आजाद कर देता है ताकि वो अपना बदला ले सके। यहाँ जेकब भी एडमंड के साथ आता है क्योंकि एडमंड ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद एडमंड सीधे उस कंपनी के मालिक के पास गया जहाँ आज से 13 साल पहले एडमंड काम करता था, लेकिन 13 साल बाद अंदर जाकर वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका है और अब एडमंड भी पूरी तरह से बदल चुका था। इसलिए कंपनी का मालिक भी उसे नहीं पहचान पाता। ये वही कंपनी का मालिक है जिसने 13 साल पहले एडमंड को शिप का कैप्टन बनाया था। यहाँ एडमंड भी इस कंपनी के मालिक को अपना नाम मोंटे क्रिस्टो बताता है और इस कंपनी के मालिक से कहता है कि मैं एडमंड का दोस्त हूँ और मैं एडमंड के फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ। यहाँ वो बूढ़ा आदमी एडमंड से कहता है कि एडमंड को नेपोलियन का साथ देने पर उसे देश का गद्दार माना गया और जब यह खबर एडमंड के पिता को मिली तो एडमंड के पिता ने खुद को फांसी पर चढ़ा दिया। यह सुनकर एडमंड को काफी गहरा सदमा लगा। एडमंड उसे पूछता है कि एडमंड पर देश की गद्दारी का इल्जाम किसने लगाया था, जिस पर वह बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि यहाँ के मैजिस्ट्रेट जिसका नाम विल्फ्रेड है। यहाँ एडमंड को यह भी पता चलता है कि एडमंड के जेल जाने के बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसे एडमंड के बचपन के दोस्त फर्नांड ने उससे शादी की। अगली सुबह एडमंड और जेकब एक नाव में बैठकर उस तरफ निकल पड़े जहाँ मैप में खजाने का निशान बना हुआ था। मैप को फॉलो करते हुए ये दोनों एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। अब आइलैंड काफी बड़ा था, इसलिए उन्हें खजाना ढूंढने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन जब ये लोग आइलैंड के बिल्कुल बीच वाले हिस्से में पहुंचे तो वहाँ उन्हें एक तालाब दिखाई देता है और एडमंड उस तालाब में कुछ देख लेता है। एडमंड जब पानी में जंप मारता है तो उसे वहाँ पर खजाना मिल जाता है। एडमंड ने जैसे ही एक संदूक खोला तो चमचमाता हुआ सोना दिखाई दिया। यह देखकर जेकब खुशी से झूम उठा और उन्होंने जितना हो सके उतना सोना बोट में भर लिया, लेकिन वहाँ और भी सोने से भरी हुई संदूकें थीं और पूरे खजाने को ले जाने के लिए उन्हें एक बड़े जहाज की जरूरत थी। लेकिन खजाना पाने के बावजूद भी एडमंड खुश नहीं था। तब जेकब एडमंड से कहता है कि तुम्हें और क्या चाहिए, अब तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हो। जिस पर एडमंड जवाब देता है कि मुझे बदला लेना है, इस दौलत को मैं सिर्फ अपने बदले के लिए इस्तेमाल करूंगा। और यहाँ आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। सबसे पहले एडमंड अपना नाम बदलता है और अपना नाम रखता है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। इसके बाद एडमंड ने एक बड़ा आलीशान घर खरीदा और अपने आप को फ्रांस के एक नए रईस के रूप में सबके सामने पेश किया। साथ ही उसने अपने आसपास के बाकी रईस लोगों को भी अपने शानदार घर में एक पार्टी के लिए बुलाया। एडमंड के लाइफस्टाइल को देखकर पूरे फ्रांस में लोग एडमंड को जानने लगे। लोग अब एडमंड में दिलचस्पी लेने लगे, लेकिन असल में यह एडमंड यह सब अपने धोखेबाज दोस्त फर्नांड का ध्यान खींचने के लिए कर रहा था। पर फर्नांड तो इस पार्टी में आया ही नहीं। ये सुनकर एडमंड गुस्सा हो जाता है और सबसे पहले एडमंड पता लगाता है कि फर्नांड की कमजोरी क्या है। तब एडमंड को पता चलता है कि फर्नांड ने बैंक से लोन लिया है, जिसके बाद एडमंड अपने आदमियों से कहता है कि इस बैंक को खरीद लो और एडमंड को लोन वापस मांगने के लिए प्रेशराइज करो। वहीं हम फर्नांड को देखते हैं। फर्नांड ने मर्सिडीज से शादी तो कर ली थी पर उसे कभी खुशियां नहीं दे सका। फर्नांड हर रोज दूसरी लड़कियों के साथ एंजॉय करता और अपना ज्यादातर टाइम जुए और शराब में बर्बाद करता। वहीं एडमंड को जेकब ने खबर दी कि फर्नांड का एक बेटा भी है। ये सुनकर एडमंड ने एक तगड़ा प्लान बनाया। एडमंड ने अपने लुटेरे साथियों के साथ मिलकर फर्नांड के बेटे को किडनैप करवाया ताकि फिर एडमंड खुद मसीहा बनकर उसे बचा सके। और होता भी ऐसा ही है। एडमंड फर्नांड के बेटे के पास आता है और उसे किडनैपर्स से छुड़ा लेता है। फर्नांड के बेटे रॉबर्ट को लगा कि एडमंड ने उसकी जान बचाई और वह एडमंड से काफी खुश हो जाता है, लेकिन असल में यह एडमंड का बनाया हुआ चाल था जिसे रॉबर्ट समझ नहीं पाया। रॉबर्ट एडमंड का शुक्रिया अदा करता है और एडमंड से रिक्वेस्ट करता है कि कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन है, आप उस पार्टी में जरूर आना। यहाँ एडमंड पहले तो कुछ नखरे दिखाता है और फिर मान जाता है। इसी पार्टी में रॉबर्ट ने अपने पिता फर्नांड को एडमंड से मिलवाया। वो दोनों 13 साल बाद एक दूसरे के आमने सामने थे। एडमंड का हुलिया अब इतना बदल गया था कि फर्नांड उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन मर्सिडीज ने जैसे ही एडमंड को देखा उसे एक अजीब सा एहसास हुआ और वो समझ नहीं पाई कि यह है कौन, पर उसे एडमंड का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। यहाँ मर्सिडीज एडमंड का शुक्रिया अदा करती है उसके बेटे की जान बचाने के लिए। इसके बाद एडमंड फर्नांड से मर्सिडीज के साथ डांस करने की इजाजत मांगता है तो फर्नांड उसे इजाजत दे देता है। डांस करते हुए मर्सिडीज एडमंड से कहती है कि मुझे तुम्हारा चेहरा किसी की याद दिलाता है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तब मोंटे क्रिस्टो यानी कि एडमंड उससे पूछता है कि वो आदमी अब कहाँ है। तब मर्सिडीज जवाब देती है कि वो मर चुका है। डांस करने के बाद एडमंड अपने काम पर लग जाता है, लेकिन मर्सिडीज की नजर एडमंड पर होती है और जब
एडमन खास तरीके से अपने बालों को घुमाता है तो मर्सिडीज उसे फौरन पहचान लेती है, क्योंकि यह एडमन की पुरानी आदत थी। कुछ देर बाद यहाँ मैजिस्ट्रेट विलफॉर्ड भी आ जाता है। ये वही आदमी था जिसने नेपोलियन के झूठे इल्जाम में एडमन को जेल भेजा था। एडमन ये जानता था कि फर्नांड को पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मौके का फायदा उठाते हुए एडमन सीधा फर्नांड और विलफॉर्ड के पास जाता है और उन दोनों के सामने बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगता है कि मुझे एक जगह बहुत ही बड़ा खजाना मिला है और कल मेरा ढेर सारा सोना जहाज के जरिए आने वाला है। एडमन विलफॉर्ड से कहता है कि तुम एक मैजिस्ट्रेट हो और मैं जानता हूँ कि यहाँ की पुलिस तुम्हारे कंट्रोल में है, इसलिए तुम बड़ी आसानी से पुलिस के पकड़े जाने से पहले ही मेरा सोना बचा लोगे। इसके बाद एडमन फर्नांड से कहता है कि सोने को मेरे घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और इस काम के बदले में तुम दोनों को तुम्हारे हिस्से का सोना दे दूंगा। ये सुनकर विलफॉर्ड और फर्नांड बहुत खुश हो जाते हैं और ये काम करने के लिए मान जाते हैं। एडमन की बातें सुनने के बाद विलफॉर्ड ने फर्नांड के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें वो एडमन का खजाना यहाँ आने से पहले ही लूट लेंगे और फिर सारा सोना हमारा हो जाएगा। यहाँ फर्नांड कहता है कि इस काम को अंजाम देने के लिए एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। दरअसल फर्नांड रेड की बात कर रहा था। यह वही रेड है जो आज से 13 साल पहले एडमन के शिप का कैप्टन बनने से खुश नहीं था और अब वही 3 लोग फिर से मिल चुके थे जो 13 साल पहले एडमन को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज चुके थे। लेकिन अब उन्हें पता नहीं था कि एडमन ने जानबूझकर उन तीनों को इकट्ठा किया है। पार्टी खत्म होने के बाद मर्सिडीज चुपके से एडमन की घोड़ा गाड़ी में आई और रोते हुए बोली कि मुझे पता है तुम एडमन हो, क्योंकि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। जिस पर एडमन ने जवाब दिया कि कौन सा एडमन जिसके मरने के 1 महीने बाद तुमने शादी कर ली? मैं वो एडमन नहीं हूँ और वो एडमन अब मर चुका है। दरअसल एडमन आज भी मर्सिडीज से प्यार करता था, लेकिन एडमन को डर था कि यह सच इस बदले के प्लान को बिगाड़ ना दे, इसीलिए एडमन मर्सिडीज को अपनी बग्घी से उतार देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रेड ने एडमन का सोने से भरा हुआ जहाज लूट लिया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि एडमन पुलिस के साथ उसका पहले से ही इंतजार कर रहा है और तभी वहाँ पुलिस आकर रेड को अरेस्ट करने लगती है। अब जैसे ही रेड वहाँ से भागने वाला होता है तब उसके सामने एडमन आ जाता है और एडमन उसके गले में रस्सी का फंदा डाल देता है। रेड को मारने से पहले एडमन उसे अपना चेहरा दिखा देता है ताकि उसे याद तो आ जाए कि वो किस गुनाह के लिए मरा है। अब एडमन का अगला टारगेट था मैजिस्ट्रेट विलफॉर्ड, क्योंकि मैजिस्ट्रेट विलफॉर्ड के एडमन पर गद्दारी के इल्जाम की वजह से एडमन के पिता ने अपनी जान ले ली थी और साथ ही साथ एडमन को पिछले 13 सालों से जेल में रहना पड़ा। इसके बाद एडमन सीधा मैजिस्ट्रेट विलफॉर्ड के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? तब विलफॉर्ड उसे पहचानने से इनकार कर देता है, जिसके बाद एडमन उसे अपनी सारी सच्चाई बताकर कहता है कि मैं एडमन हूँ जिसे तुमने आज से 13 साल पहले एक झूठे केस में फंसाया था। बातों ही बातों में एडमन मैजिस्ट्रेट विलफॉर्ड से सारी सच्चाई उगलवा लेता है। मैजिस्ट्रेट विलफॉर्ड कहता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हें फंसाया था और मैंने अपने पिता को बचाने के लिए तुम पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल भेजा। विलफॉर्ड एडमन से कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास मेरी इन बातों का कोई भी सबूत नहीं है। ये सुनकर एडमन मुस्कुराता है और तभी पीछे से पुलिस कमरे में आ जाती है, जिन्होंने चुपचाप विलफॉर्ड की सारी बातें सुन ली थी। अब पुलिस विलफॉर्ड को पकड़कर वैसे ही बग्घी में बंद करने लगती है जिस तरह की बग्घी में उसने एडमन को जेल में भेजा था, लेकिन उस बग्घी में एडमन ने विलफॉर्ड के लिए एक गन रखी थी। विलफॉर्ड को जैसे ही वो गन मिलती है वो गन उठाकर खुद को शूट करने लगता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। तब एडमन उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, जिसके बाद एडमन विलफॉर्ड को उसी जेल में भेज देता है जिसमें एडमन ने 13 साल गुजारे थे। दूसरी तरफ हम फर्नांड को देखते हैं जो भागने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि उस पर बैंक का ढेर सारा लोन चढ़ चुका होता है और उसने रेड और मैजिस्ट्रेट विलफॉर्ड के साथ मिलकर मॉन्टे क्रिस्टो यानी कि एडमन का सोना चुराने की कोशिश की थी। यहाँ फर्नांड मर्सिडीज से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन मर्सिडीज उसके साथ चलने से साफ मना कर देती है। फर्नांड कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं अपने बेटे रॉबर्ट को ले जाऊंगा, जिस पर मर्सिडीज उसे बताती है कि रॉबर्ट उसका बेटा नहीं बल्कि एडमन का बेटा है। मर्सिडीज कहती है कि यही वजह थी कि एडमन की मौत के बाद मैं इतनी आसानी से तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। ये सुनकर फर्नांड को बहुत गुस्सा आता है और वो अकेला ही निकल पड़ता है। वो सीधा उस जगह पर जाता है जहाँ पर उन्होंने एडमन का खजाना चुराकर छुपाया था, लेकिन वहाँ जब फर्नांड संदूक खोलकर देखता है तो संदूक में सोने की जगह मिट्टी रखी होती है और जब फर्नांड दूसरा संदूक खोलता है तो उसमें एक शतरंज का राजा रखा होता है। यह वही शतरंज का राजा था जो कभी फर्नांड ने एडमन को दिया था और यह देखकर फर्नांड समझ जाता है कि एडमन अभी भी जिंदा है। तभी पीछे से एडमन भी आ जाता है और एडमन अपने पुराने रूप में होता है, जिसे देखकर फर्नांड उसे पहचान लेता है कि मैं जिसे मॉन्टे क्रिस्टो समझ रहा था वो असल में एडमन है। इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है और बड़ी आसानी से एडमन फर्नांड की तलवार नीचे गिरा देता है और जैसे ही एडमन फर्नांड को मारने वाला होता है तभी बीच में फर्नांड का बेटा रॉबर्ट आ जाता है और कहता है कि मैं अपने पिता को ऐसे मरने नहीं दूंगा। मौके का फायदा उठाते हुए फर्नांड जल्दी से अपनी बंदूक में गोली भर लेता है। तभी मर्सिडीज भी वहाँ पहुँच जाती है और वह अपने बेटे रॉबर्ट से कहती है कि तुम्हारा पिता फर्नांड नहीं बल्कि एडमन है। यह सुनकर एडमन और रॉबर्ट दोनों हैरान रह जाते हैं। मर्सिडीज बताती है कि आज से 13 साल पहले जब मैं एडमन के साथ रिलेशन में थी तब एडमन के जेल जाने से 1 महीने पहले मैं प्रेग्नेंट थी और यही वजह थी कि मैंने एडमन के जेल जाने के बाद फौरन फर्नांड से शादी कर ली, क्योंकि अगर उस वक्त मैं फर्नांड से शादी नहीं करती तो बिना हस्बैंड के प्रेग्नेंट होने पर लोग
मुझे बहुत बुरा भला कहते। ये सुनकर एडमंड बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे मर्सिडीज और उसका बेटा वापस मिल जाते हैं। अब यहाँ एडमंड फर्नांड से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन फर्नांड कहाँ मानने वाला था। वो एडमंड से कहता है कि मेरी बंदूक में एक ही गोली है और इस एक गोली से मैं तुम्हें ऐसी जगह मारूंगा जहाँ तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। ये कहकर फर्नांड अपनी बंदूक मर्सिडीज पर तान देता है और जैसे ही फर्नांड मर्सिडीज को मारने वाला होता है तभी जेकब तेजी से फर्नांड की तरफ चाकू फेंकता है, जिससे फर्नांड का निशाना चूक जाता है और गोली मर्सिडीज के कंधे पर जा लगती है। अब फर्नांड वहां से भागने लगता है। क्योंकि उसकी बंदूक में एक ही गोली थी तब एडमंड भी उसका पीछा करता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। ये फाइट काफी देर तक चलती है लेकिन आखिर में एडमंड फर्नांड को मार देता है। अपने बदले की आग बुझाने के बाद एडमंड अपनी वाइफ मर्सिडीज और अपने बेटे रॉबर्ट को लेकर उसी आइलैंड पर जाता है जहाँ की एक जेल में उसने 13 साल गुजारे थे। वहाँ एडमंड अपने बूढ़े मास्टर को याद करता है और अपने मास्टर की इच्छा के मुताबिक तलवार वहीं छोड़कर कसम खाता है कि आज के बाद मैं अपनी सारी दौलत अच्छे कामों में लगाऊंगा। सबसे पहले एडमंड उस आइलैंड को खरीद लेता है और उस आइलैंड की जेल में मौजूद सभी कैदियों को आजाद करके जेल को हमेशा के लिए बंद कर देता है ताकि किसी को भी वो सब न सहना पड़े जो उसने खुद सहा। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।